गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एसमेन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन विद्युत धारा के पाठ संख्या 3 का अध्ययन करते हैं। पाठ में हमने देखा प्रतिरोधों का संयोजन, पाठ सेकंड में अपने देखा प्रतिरोधों का और संयोजन। प्रतिरोध किया क्यों जाता है? इच्छित मान का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। कि जैसे मान लीजिए कि 2 ओम का प्रतिरोध है, लेकिन हमें तो 3 प्रतिरोध चाहिए, 3 ओम का प्रतिरोध नहीं है। एक तो 2 ओम का प्रतिरोध है, एक ए ओम का प्रतिरोध। तो इन दोनों को अपन क्या करें, श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या कर सकते हैं, 3 ओम का प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। तो इच्छित मान का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। ठीक है बेटा। अब हमने देखा कि प्रतिरोधों का संयोजन वो 2 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 वो था बेटा श्रेणी संयोजन, और नंबर 2 था समांतर क्रम संयोजन। नंबर 2 था समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन आपने देख लिया था। श्रेणी क्रम संयोजन हमने पिछले पाठ संख्या 2 में कर चुके हैं। आज अपन समांतर क्रम संयोजन का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 2 समांतर प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन, ये है आज आप इसका अध्ययन करें। आप माना कि अपन ने 3 प्रतिरोध ले लिए, ये लो, एक प्रतिरोध ये ले लिया, एक प्रतिरोध हमने ये ले लिया, और एक प्रतिरोध ये हमने ले लिया। इनको अपन इन तीनों प्रतिरोध के एक सिरे को ए बिंदु से और बैटरी के धन टर्मिनल से, कुंजी से, और इन तीनों के दूसरे सिरे को बी बिंदु से, और इस प्रकार से संयोजित करते हैं। इसमें धारा आई आएगी, धारा आई। अब देखिए बेटा, यहाँ धारा जैसे ही संधि पे आती है धारा बट जाती है, धारा का विभाजन हो जाता है संधि के ऊपर। तो इधर जाएगी वो बेटा जाएगी धारा I1, इधर जाएगी I2, और इधर जाएगी बेटा वो जाएगी I3। ठीक बेटा। ये प्रतिरोध हो गया R1, ये प्रतिरोध हो गया R2, ये प्रतिरोध हो गया R3। ये धारा वापस इधर आएगी, ये इधर आएगी, ये इधर आएगी, फिर यहाँ संधि आ गई, तो इधर से जो बाहर निकलेगी वो धारा I निकलेगी। ठीक बेटा। और इन तीनों के सिरों पर जो विभवांतर है वो कॉमन रहेगा, वो हमने ले लिया V। ये लीजिए, ये विभवांतर V हो गया तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर। अलग अलग है तो परिभाषा देखिए, आप इसकी 2 प्रकार से इसकी परिभाषा कर सकते हैं। क्या? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभव का मान समान हो, विभवांतर का मान समान हो। क्या कहलाता है? हो तो ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। दोबारा देखिए, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर का मान समान हो, तो ऐसा संयोजन जो होता है वो क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। या इसकी एक परिभाषा से निकाल सकते हैं। क्या? 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को किसी एक बिंदु से तथा दूसरे सिरों को किसी दूसरे बिंदु से
संयोजित दूसरे बिंदु से संयोजित कर दें तो, संयोजित कर दें तो इस प्रकार का संयोजन भी क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक बेटा, दोबारा देख लीजिए, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर का मान समान हो, क्या कहलाता है बेटा? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। साथ के साथ इसके अलावा आप एक परिभाषा अलग और दूसरी भी दे सकते हैं, जैसे आप देखेंगे इन तीनों प्रतिरोधों के एक सिरे को इस बिंदु पर, दूसरे सिरे को इस बिंदु पर जोड़ा गया है। ठीक, अब इसकी डेरिवेशन निकालते हैं। वही माना कि लिखते हैं, माना कि तीन प्रतिरोध, माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में स्थित है या समांतर क्रम संयोजन में स्थित है। इनके समांतर क्रम में संयोजन में स्थित है, इनमें, या ऐसे लिख सकते हैं R1 में प्रवाहित धारा I1, R2 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I2 व R3 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा R3 है, I3 है। तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर V है, अर्थात एक समान है, जिसको अपन क्या मान लिए? V मान लिए। अतः प्रथम प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभव, अतः प्रथम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आएगी बेटा, विभव तो आएगा श्रेणी क्रम संयोजन और इसमें धारा आएगी I1। क्या आएगी बेटा? I1। ओम के नियमानुसार निकाल सकते हैं आप, V बराबर होता है IR, तो आपको निकालना है I1, तो I1 बराबर V/R1 आएगा। क्यों आएगा बेटा? क्योंकि V समान है, यहाँ V नहीं बदलेगा, V तीनों के लिए V ही रहेगा। इसी प्रकार द्वितीय प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I2, प्रवाहित धारा द्वितीय प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I2 = V/R2, समीकरण 2। तृतीय प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, तृतीय प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या आएगी बच्चा? I3 = V/R3, समीकरण 3। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, कुल धारा निकालते हैं। देखिए आप, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, तो कुल धारा निकाल लीजिए आप। कुल धारा बेटा क्या आ जाएगी? I = I1, I2, I3, समीकरण 1, 2 व 3 से मान रख दीजिए, तो क्या आएगा? I बराबर V/R1 + V/R2 + V/R3। V कॉमन निकाल लीजिए बेटा, V कॉमन निकाल लिया, 1/R1, 1/R2, 1/R3। ठीक है बेटा, V का पक्षांतरण कर लीजिए, तो I/V बराबर हो जाएगा 1/R1, 1/R2, 1/R3। अब ध्यान दें, ओम के नियमानुसार देखिए बेटा, ओम के नियमानुसार, ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। ठीक बेटा, यहाँ देखिए क्या है, I/V है, तो हम इसको V/I कर लें तो ये हो जाएगा R। होगा कि नहीं होगा आप ये बताओ? V/I का अपने पक्षांत के लिए भाग में आ गई, तो V/I बराबर हो गया R। बट यहाँ I/V है, तो देखिए I/V करेंगे, इसको आप उलट दीजिए तो I/V हो जाएगा, तो ये भी उल्टा जाएगा, तो एक जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो I/V के स्थान पर क्या रखा जा सकता है? 1/R। तो क्या हो जाएगा? 1/R = 1/R1 + 1/R2 + R3। इसको R इक्वेशन मान ले,
आर इक्वेशन, तो क्या हो जाएगी, देखो ये लो आपका 3 प्रतिरोध दिया हुआ है श्रेणी क्रम में, जिनका मान जो होता है वो होता है 1/r इक्वेशन इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसकी परिभाषा देखिए यहाँ से कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, समांतर संयोजन में जुड़े प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के मान के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। मतलब व्युत्क्रम है, ये व्युत्क्रमानुपाती नहीं, ओनली व्युत्क्रम। व्युत्क्रम है तो ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो गया, तुल्य व्युत्क्रम हो गया, और तुल्य व्युत्क्रम का मान क्या होगा, जुड़े समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर हो जाए। अगर मान लीजिए इसमें n प्रतिरोध हो, क्या हो बेटा, n हो, तो सूत्र क्या हो जाएगा, 1/r इक्वेशन इज इक्वल टू 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डैश 1/rn। अगर ये r1, यदि ध्यान दे बेटा, यदि r1 r2 r3 rn बराबर, सॉरी इनको r मान ले, क्या मान ले, डैश क्या मान ले, r मान ले, और कितने हो, n बार हो, तो तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, r इक्वेशन देखिए क्या आएगा बेटा, n/r आ जाएगा। हमें तो केवल r इक्वेशन लाना हो तो क्या हो जाएगा, r इक्वेशन लाना हो तो ये हो जाएगा r/n। क्या हो जाएगा बेटा, r/n। इस बात को आप ध्यान रखिए। अगर ये देखिए इसी में प्रतिरोध अलग अलग है और n है तो ये सूत्र आ जाएगा, प्रतिरोधों का मान समान है और n है तो ये सूत्र आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक बेटा। अब देखिए अपन इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं, और न्यूमेरिकल दोनों का साथ कर लेते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों का कर लेते हैं। देखिए अब इसका एक न्यूमेरिकल देखिए आप, पर्सन है निम्न में A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर। एक चित्र दे रखा है, ये लीजिए, ये B है और ये बेटा A है, ठीक। इसका दे रखा है R1 इजक्वल टू 2 ओम, R2 इजक्वल टू 4 ओम और R3 इजक्वल टू भी 4 ओम। ये दे रखा है, ये दे रखा है इसका मान। अब यहाँ से आप ध्यानपूर्वक देखिए बेटा, इसमें देखिए ये दोनों परस्पर समांतर क्रम संयोजन है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसको हल करते हैं, इसके बाद देखते हैं कि यहाँ क्या आता है। तो सबसे पहले देखिए प्रतिरोध R2 व R3 परस्पर समांतर क्रम संयोजन में स्थित है। अतः इनकी तुल्य धारित अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध सूत्र क्या हो जाएगा, 1/r इक्वेशन 1/r2 प्लस 1/r3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो r इक्वेशन 1/4 प्लस 1/4 लैसे ले लीजिए, या तो 4 लैसे 4 ही आएगा, 1 प्लस 1 1/r इक्वेशन 2/4, तो r इक्वेशन इक्वल टू 4/2, तो r इक्वेशन इक्वल टू 2 ओम। कितना ओम आ गया बेटा, r इक्वेशन की जगह कितना आ गया, 2 ओम। अब देखिए इन दोनों के स्थान पर 2 ओम आ गया, तो हम एक नया सर्किट बना लेते हैं। ये लो जी और ये लो जी, ये आ गया B, ये आ गया ये हो जाएगा R1 इक्वल टू 2 ओम और ये हो जाएगा R इक्वेशन इक्वल टू 2 ओम। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए 2 ओम हमने निकाल लिया इसका। अब देखते हैं A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध। बेटा ध्यान दें, यहाँ ये दोनों प्रतिरोध परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित है और यहाँ
पहले समांतर फिर श्रेणी। तो मैंने आपको पहले कहा था इसमें दोनों आ जाएंगे, तो श्रेणी को समांतर को पहले हल कर लिया, समांतर को फिर हमने श्रेणी में लगा लिया, वो देखिए वहां लग गया। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R इक्वेशन, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 बराबर R बराबर 4 इक्वेशन। और किसका हो जाएगा, सीरीज का हो जाएगा ये, या तुल्य कर दो, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 4 ओम। लो इस प्रकार ही कितना ओम आ गया, 4 ओम आ गया। कोई डाउट? देखिए अब अपन आगे बात करते हैं बेटा सेल की। किसकी बात करते हैं, सेल की। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं सेल। सेल सबसे पहले देखिए अपन इसकी सेल की परिभाषा देखते हैं। तो कक्षा 10 के अनुसार, आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा है, 10 में आपने देखा कि सेल किसे कहते हैं। सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट किया जाता हो, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता हो। मतलब ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, सेल कहलाता है, सेल कहलाता है। ये आपने कक्षा 10 में आपने इस परिभाषा को देखा। यहाँ ये परिभाषा भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ जो स्टैंडर्ड की परिभाषा है, 12 में जो स्टैंडर्ड की परिभाषा है वो इस प्रकार है, क्या कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है तो ऐसी युक्ति सेल कहलाती है, सेल कहलाती है। ध्यान दें आप कि धारा के प्रवाह को लगातार बनाए रखती हैं। जैसे हमने देखी ये एक बल्ब लगा लिया और ये हमने सेल लगा दिया, ये कुंजी लगा दिया। अब अगर जैसे हमने स्विच को ऑन करेंगे तो सेल क्या करेगा, विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखेगा और लगातार बनाए रखेगा। जब तक हम इस स्विच का उपयोग न करें तब तक इसमें धारा का प्रवाह क्या रहेगा, चलता रहेगा। तो क्या कहें, किसी ऐसी युक्ति जो किसी विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है, क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। ठीक बेटा। कक्षा 10 में अब सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। अपन को वहां नहीं जाना है, अपन को तो ये है सेल किसे कहते हैं और सेलों का क्रम दे रखा है, श्रेणी क्रम और समांतर वो कब आएगा, लेकिन उसके आगे आएंगे। इससे पहले अपन थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। आगे परिभाषा है सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है बेटा। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, पहले ये देखिए। सेल के विद्युत वाहक बल को अपन ई से दर्शाते हैं और सूत्र होता है इसका W/Q। क्या होता है, W/Q। Q क्या होता है, आवेश, और W क्या होता है, कार्य। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है बेटा। अब देखिए इसकी परिभाषा देखिए। किसी खुले परिपथ में एकांक आवेश को, ध्यान दें, परिपथ विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए से आपका परिपथ कैसा होना चाहिए, ओपन सर्किट होना चाहिए। क्लोज सर्किट के लिए टर्मिनल वोल्टता आती है, उसका अपन आगे बात करेंगे, उसका हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, किसी खुले परिपथ में एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए
सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य ही सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे ई द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसे ई द्वारा व्यक्त किया जाता है। नीचे कर ले, माना कि किसी परिपथ में, माना कि किसी परिपथ में Q आवेश प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य W है, तो सेल का विद्युत वाहक बल, तो सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E = W/Q। ठीक है बेटा, इस बात को ध्यान रखें कि विद्युत वाहक बल होता है वो ओपन सर्किट का होता है। ध्यान दे, सेल का खुले परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर होता है, विभवांतर के बराबर होता है। इस बात को आप नोट कर लें कि सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो विभवांतर के बराबर होता है। दोबारा देख लीजिए, सेल किसे कहते हैं? एक किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए जिस युक्ति की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहते हैं बेटा? सेल कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए जिस युक्ति की आवश्यकता होती है वही युक्ति क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। अब इसमें आता है सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसे क्या कहते हैं? देखिए, किसी खुले, देखिए विद्युत वाहक बल जो होता है वो ओपन सर्किट के लिए आता है। किसी खुले परिपथ में एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य ही विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे ई द्वारा व्यक्त किया जाता है। माना कि किसी परिपथ में Q आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य W है, तो क्या हो जाएगा? सेल का विद्युत वाहक बल E = W/Q0 हो जाएगा। खुले परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर होता है। अब आता है बेटा टर्मिनल वोल्टता। क्या आती है? टर्मिनल वोल्टता। तो ध्यान दे, इधर नेक्स्ट पॉइंट है टर्मिनल वोल्टता। क्या है बेटा? टर्मिनल वोल्टता। ये देखिए, ये क्या होता है टर्मिनल वोल्टता? देखिए, टर्मिनल वोल्टता को V द्वारा व्यक्त किया जाता है। टर्मिनल वोल्टता आती है किसी बंद परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। ध्यान दे, इधर किसी बंद परिपथ, देखो बेटा खुले परिपथ में विद्युत वाहक बल और बंद परिपथ में टर्मिनल वोल्टता। किसी बंद परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य, देखिए आपने देखा होगा ये सेल है मान लीजिए आपका, और सेल में दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक होता है एथोड, एक होता है कैथोड। इन दोनों के सिरों की टर्मिनलों के मध्य उत्पन्न विभवांतरी क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। ठीक बेटा, और टर्मिनल वोल्टता को अपन किससे दर्शाते हैं? V द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा करते हैं बेटा? V द्वारा व्यक्त करते हैं। सेल के टर्मिनलों के मध्य उत्पन्न विभवांतरी क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। अब देखिए टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में संबंध। टर्मिनल वोल्टता मतलब विद्युत वाहक बल व विद्युत वाहक बल व टर्मिनल वोल्टता।
टर्मिनल वोल्टता में सम्मत। विद्युत वाहक बल क्या होता है? E बराबर W/Q। ठीक बेटा। और देखो विभव या विभव की परिभाषा से W बराबर क्या होता है? QV होता है कि नहीं होता है? कैसे? V बराबर क्या होता है? W/Q होता है कि नहीं होता है? तो W बराबर क्या हो जाएगा? VQ उठा के रख दीजिए, तो E बराबर क्या हो जाएगा? QV/Q। Q से Q गया, E बराबर V। अर्थात क्या हो जाएगा? सेल का विद्युत वाहक बल सेल की टर्मिनल वोल्टता के बराबर होता है, E बराबर V होता है। ठीक है बेटा। अब अपन बात करते हैं आगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r कहते हैं। बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल R से और आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r द्वारा व्यक्त किया जाता है। सेल के अंदर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। देखिए कैसे, ध्यान दें। जैसे मान लीजिए ये अपने एक पात्र ले लिया, इसमें सेल का घोल है, इसमें एक आपने इलेक्ट्रोड खड़ा कर दिया और एक आपने कैथोड, ये प्लस और ये माइनस, ये इनके टर्मिनल आपने लगा दी। ठीक बेटा। अब जैसे मान लीजिए इसको अपन एक तार द्वारा जोड़ दें, इन दोनों को एक तार द्वारा, चालक तार द्वारा जोड़ दिया अपन ने। किसके द्वारा? चालक तार द्वारा जोड़ दिया। अब जैसे ही चालक तार से इसको जोड़ेंगे तो धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा, और धारा का प्रवाह कहाँ किधर से होगा? धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होगा। ध्यान दें आप, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल। अब ये धारा देखो ऐसे जाएगी, ऐसे यूँ गई, यूँ आएगी। अब देखो धारा का प्रवाह इधर भी होगा, ऐसे ऋण टर्मिनल से धन। घोल के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर होता है, मतलब माइनस से प्लस की ओर होता है। बाहर प्लस से माइनस की ओर हो रहा है और घोल के अंदर माइनस से प्लस की ओर हो रहा है। तो घोल जो होता है वो विद्युत धारा के प्रवाह में क्या डालता है बेटा? बाधा डालता है। घोल जो होता है विद्युत धारा के प्रवाह में क्या उत्पन्न करता है? विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। ये बाधा ही क्या कहलाता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ध्यान दें, ध्यान दें बेटा कि यदि किसी सेल को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए, सेल को किससे जोड़ा है? चालक तार द्वारा। यदि किसी सेल को चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो धारा का प्रवाह धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है। ठीक है। परंतु सेल के घोल के अंदर धारा का प्रवाह ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर होता है। अतः सेल का घोल धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। अतः इस बाधा को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r द्वारा व्यक्त किया जाता है। दोबारा देख लीजिए क्या, कि जब किसी सेल को एक चालक तार द्वारा जोड़ा जाए तो, जब किसी सेल को एक चालक तार द्वारा जोड़ा जाए तो विद्युत धारा का प्रवाह धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है। परंतु घोल के अंदर ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर होता है। धारा का प्रवाह ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर होता है। अतः सेल का घोल विद्युत धारा प्रवाह में प्रतिरोध उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। अतः इसी प्रतिरोध को या बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और आंतरिक प्रतिरोध को अपनी स्मॉल r द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक बेटा। अब देखिए अपन क्या करते हैं, अब इसका मान निकालते हैं। तो मान निकालने के लिए हमने देखो एक चित्र बनाया, ये हो गया सेल, और ये हमने एक सेल है ये, और ये एक बाह्य प्रतिरोध ले लिया हमने। ये इसका विद्युत वाहक बल और इसका विद्युत वाहक बल V डैश कर लो। इसका ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, तो इसको R कह दो और इसको कैपिटल R कह दो। ये E हो जाएगा सेल का विद्युत वाहक बल, और धारा का प्रवाह है प्लस से माइनस की ओर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण नियम से, ऊर्जा संरक्षण नियम से
ई वी आपस में बराबर होते हैं, तो ई बराबर वी प्लस वी डैश होगा कि नहीं होगा? अरे भाई इसका और इसका विद्युत वाहक बल इसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अब अपन मान रख लेते हैं आई डैश बराबर क्या हो जाएगा? वी प्लस आई आर। धारा इसमें आई है और इसका प्रतिरोध आर हो गया, तो ओम के नियमानुसार क्या हो जाएगा? वी बराबर आई आर हो जाएगा। तो यहाँ डैश है, तो यहाँ डैश इसलिए लिया क्योंकि स्मॉल आर है, यहाँ डैश नहीं लिया क्योंकि कैपिटल आर है, ध्यान दिया। तो यहाँ से आप आई का मान निकाल सकते हैं, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है हमें, तो आंतरिक प्रतिरोध यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इधर इसका पक्षांतर कर लीजिए, तो इसको आप इधर भेज दें और इसको आप इधर ले, तो क्या हो जाएगा? ये ई माइनस वी बराबर आई आर। आपको तो आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, तो वी बटा आई हो जाएगा। चूँकि ओम के नियमानुसार, नीचे वाले को देखिए, चूँकि ओम के नियमानुसार, ओम का नियम क्या कहता है? नियमानुसार क्या कहता है? वी बराबर आई आर। आपके नीचे, इसके नीचे तो देखिए आप आई है, तो आई बराबर वी बटा आर हो जाएगा। ये मान उठाकर यहाँ आई की जगह रख दो, तो आर बराबर ई माइनस वी, वी बटा आर, तो ई माइनस वी अपॉन वी, और बाहर क्या जाएगा? आर। ये है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या है बेटा? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसको आप समीकरण 1 दे दो, इसको आप 2 दे दो और इसको आप 3 दे दो। क्यों? क्योंकि इस समीकरण की भी आवश्यकता होगी, इस समीकरण में हमें आवश्यकता होगी और इस समीकरण की भी हमें आवश्यकता होगी। तो तीनों समीकरणों को हमने कह दिया। दोबारा देख लिए, ऊर्जा संरक्षण नियम से ये सेल हो गया, ये बेटा सेल है, ये ठीक है, और ये वी हो गया। तो ये बाह्य प्रतिरोध, ये आंतरिक प्रतिरोध। तो बाह्य प्रतिरोध का आर और आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से कह दिया। इसका वोल्ट है वो वी डैश हो जाएगा, इसका वोल्ट वी हो जाएगा, इसका विद्युत वाहक बल ई हो जाएगा। तो ऊर्जा संरक्षण नियम से क्या कहते हैं कि इस सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो प्रतिरोधों के प्रतिरोधों के टर्मिनल वोल्टता के बराबर होता है, ई बराबर वी से। तो यहाँ से वी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर। इसका हमने वी का पक्षांतर है, ई माइनस वी बराबर आई आर। आर निकाल लिया यहाँ से, ई माइनस वी बटा आई, और यहाँ से हमने ओम का नियम लगाया और आर बराबर ई माइनस वी अपॉन आर। ये बेटा इसको बोलते हैं अनावेशन की स्थिति। अनावेशन की स्थिति, अनावेशन की स्थिति का मतलब क्या होता है? अनावेशन की स्थिति का मतलब होता है कि सेल क्या हो रहा है बेटा? डिस्चार्ज हो रहा है। सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। ये सूत्र है सेल द्वारा ऊर्जा लेने पर, कि सेल का उपयोग हम कर रहे हैं उसके लिए ये सूत्र आएगा, डिस्चार्ज की अवस्था के लिए। तो आवेशन, दो स्थितियां देख लीजिए आप। आवेशन की स्थिति का, अनावेशन की स्थिति का मतलब क्या होता है? सेल द्वारा ऊर्जा ली जा रही है, ली जा रही है। उस स्थिति में आंतरिक प्रतिरोध, उस स्थिति में आंतरिक प्रतिरोध R बराबर ई माइनस वी अपॉन वी आर हो जाएगा। ठीक बेटा। और दूसरा होता है बेटा आवेशन की स्थिति। आवेशन का मतलब होता है कि सेल को धारा दी जाएगी, सेल को ऊर्जा दी जा रही है, मतलब अब सेल को चार्ज करें, ये चार्ज की अवस्था में होते हैं। और चार्ज की अवस्था में आंतरिक प्रतिरोध होता है, वो होता है ई प्लस वी बटा वी आर। बस अंतर इतना ही है कि अनावेशन की स्थिति में यहाँ माइनस का आएगा और आवेशन की स्थिति में यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा। ये बात आप कन्फर्म ध्यान रखिए। इसको बोलते हैं कि सेल द्वारा ऊर्जा ली जाएगी। जैसे इसका डायग्राम आप बनाना चाहे तो ये लो सेल हो गया बेटा, और ये प्लस ये माइनस। तो हम क्या करेंगे? सेल द्वारा ऊर्जा लेंगे, तो इस स्थिति में ये बेटा अनावेशन की स्थिति कहलाती। और आवेशन की स्थिति के लिए क्या हो जाएगा? आवेशन की स्थिति के लिए क्या हो जाएगा? हम धारा देंगे उसको, ये लो, ये आवेशन की। इस समय सेल क्या हो रहा है? सेल क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। और इस अवस्था में सेल क्या हो रहा है? सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक बेटा। अब आता है बेटा सेल, एक आदर्श जो सेल होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो सदैव उसका ध्यान रखना, सेल का, एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अब देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न
भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो निम्न भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। नंबर एक, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के घोल की सांद्रता पर निर्भर करता है अर्थात R समानुपाती सांद्रता, R समानुपाती सांद्रता मतलब R बढ़ेगी तो घोल की सांद्रता, जैसे घोल की सांद्रता बढ़ाएंगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ता है। ठीक बेटा। नंबर 2, सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल द्वारा प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है, R समानुपाती I। तीसरा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी पर निर्भर करता है अर्थात R समानुपाती D। डिस्टेंस बढ़ेगा तो आंतरिक प्रतिरोध का मान ही बढ़ेगा, डिस्टेंस घटेगा आंतरिक प्रतिरोध का मान भी घटेगा। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों, देखिए अगला जो चौथा पॉइंट इसमें आ रहा है सेल के आंतरिक प्रतिरोध, वो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। बट ध्यान रखिए यहाँ ये होता है इस प्रकार, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि इलेक्ट्रोडों का क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रोडों की मोटाई बढ़ाएंगे ना तो आंतरिक प्रतिरोध बेटा घटेगा और उसको मोटाई को कम करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोड जितने पतले लेंगे ना अपन बारीक, उतनी क्या होंगी, इनका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। नेक्स्ट 5 है सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल में प्रयुक्त घोल के ताप पर निर्भर करता है, और ये भी क्या आता है T। ताप बढ़ेगा तो R का मान घटेगा। इसके लिए ट्रिक है बेटा, आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, इस प्रकार नहीं होता है, R बराबर होता है CID/AT, इस प्रकार याद कर सकते हैं। C का मतलब सांद्रता, I का मतलब धारा, D का मतलब इलेक्ट्रोडों के मध्य डिस्टेंस, A का मतलब क्षेत्रफल और T का मतलब टेम्परेचर। तो R होता है वो CID के तो समानुपाती और AT के व्युत्क्रमानुपाती कर दो, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। अब आता है बेटा सेलों का संयोजन। क्या आता है? सेलों का संयोजन। और सेलों का संयोजन भी 2 प्रकार से किया जाता है। सेलों का संयोजन भी कैसे किया जाता है? 2 प्रकार से। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन। तो पहला जो अपन टॉपिक है वो पुनः लेते हैं। नंबर 1 लेते हैं सेल का संयोजन। क्या करेंगे? इच्छित मान के सेल प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? सेलों का संयोजन किया जाता है। और सेलों का संयोजन भी 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 जो होता है बेटा वो होता है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, और नंबर 2 होता है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। नंबर 1 आता है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर 2 आता है
सेलों का समांतर क्रम में संयोजन। अब नंबर 1 लेते हैं, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक बेटा, देखिए परिभाषा देखिए, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन, 2 या 2 से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें ध्यान दें, देखिए बेटा, 2 या 2 से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम सेल में 2 या 2 से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम सेल का एक टर्मिनल, कोई भी एक टर्मिनल द्वितीय सेल के विपरीत टर्मिनल ध्रुवता से जुड़ा हुआ हो। देखो विपरीत, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, विपरीत ध्रुवता हो गई इसमें। ध्यान दे, 2 या 2 से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम सेल का एक सिरा, 2 या 2 से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम सेल का एक सिरा द्वितीय सेल के विपरीत ध्रुवता टर्मिनल से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ध्यान दे क्या कि 2 या 2 से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें एक सेल का कोई एक सिरा दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता टर्मिनल से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। यह इसकी परिभाषा एक और है, क्या कि ऐसा संयोजन है जिसमें प्रथम सेल के धन टर्मिनल को बाह्य प्रतिरोध से, दोबारा देखिए, 2 या 2 से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम सेल के प्रथम या धन टर्मिनल को या प्रथम टर्मिनल को बाह्य प्रतिरोध के एक सिरे से व ऋण टर्मिनल को सेल के दूसरे सेल के धन टर्मिनल से व दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल को बाह्य प्रतिरोध के दूसरे सिरे से संयोजित किया जाता है। तो ऐसा संयोजन भी क्या कहलाता है बेटा? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक बेटा, ध्यान दें दोबारा, सेलों का संयोजन, इसमें आपको पहली परिभाषा तो ऐसे हो जाएगी, 2 या 2 से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम सेल का एक सिरा द्वितीय सेल के विपरीत ध्रुव टर्मिनलता से जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। दूसरी परिभाषा यहाँ से क्यों ला सकते हैं, क्या कि 2 या 2 से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम सेल का धन टर्मिनल बाह्य प्रतिरोध के एक सिरे से व प्रथम सेल का ऋण टर्मिनल द्वितीय सेल के धन टर्मिनल से व द्वितीय सेल का ऋण टर्मिनल बाह्य प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है, अतः ऐसा संयोजन क्या कहलाता है बेटा? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब श्रेणी क्रम संयोजन का गणितीय विश्लेषण लगाएंगे। माना कि 2 सेल जिनका आंतरिक प्रतिरोध, माना कि 2 सेल जिनका आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 है, R1 व R2 है, तथा सेलों का विद्युत वाहक बल E1 व E2 है। परिपथ में प्रयुक्त सेलों की टर्मिनल वोल्टता V1 व V2 है। परिपथ में प्रवाहित धारा I है। ठीक बेटा, अतः प्रथम सेल की टर्मिनल वोल्टता, ठीक बेटा, देखिए हमने पीछे
ऊर्जा संरक्षण नियम में देखिए आंतरिक प्रतिरोध में हमने निकाला था E बराबर V प्लस IR में निकाला था ना, इसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ से मतलब V चाहिए, टर्मिनल वोल्टता चाहिए, V चाहिए, तो V बराबर क्या हो जाएगा बताओ, V बराबर क्या हो जाएगा बेटा, V ले आए, इसको हो जाएगा E माइनस आर, V को इधर दो, IR का पक्षांतर कर दो, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा V बराबर E माइनस IR। अब देखो V1 हो जाएगा प्रथम के लिए, प्रथम सेल की टर्मिनल वोल्टता V1, सेल का विद्युत वाहक बल E1 और I आएगा नहीं, R1 आ जाएगा, तो इसका विद्युत वाहक बल E1, इसका E2, वोल्टता V2 और इसकी वोल्टता, ये तो हो गया प्रथम सेल, और ये हो जाएगा बेटा द्वितीय सेल। ठीक है, इसको समीकरण 1 दे दो। आगे लिखिए द्वितीय सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या आ जाएगी बेटा, V2 इजक्वल टू E2 माइनस IR2, समीकरण 2। कुल टर्मिनल वोल्टता, कुल सेल की कुल टर्मिनल वोल्टता क्या हो जाएगी, V बराबर V1 प्लस V2। ठीक है, V1 V2 का मान रख दो, V बराबर E1 माइनस IR1, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, प्लस E2 माइनस IR2, E1 E2 को एक जगह कर लो, IR1 IR2 को एक जगह कर लो, E1 प्लस E2 माइनस IR1 माइनस IR2, कॉमन निकाल लो, E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2। ओम के नियमानुसार इसको खोल लो, ओम के नियमानुसार ये V है, बाह्य प्रतिरोधी तो है ये रहा, अरे ये तो V तो यही है, तो बाह्य प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, V बराबर IR, मान रख दो, तो IR समीकरण 3 दे दो इसको, और लिख दो समीकरण 3 से IR इजक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। IR इधर है तो I को एक तरफ कर लो, पक्षांतर कर लो इधर, तो IR प्लस IR1 प्लस R2 इजक्वल टू E1 प्लस E2। I कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए बेटा, I बराबर R प्लस R2 बराबर E1 प्लस E2। हमें तो धारा का मान चाहिए, तो I बराबर E1 प्लस E2 बटा R प्लस R1 प्लस R2। ये लीजिए, ये सूत्र आ गया जब इसमें दो परिपथ जुड़े हुए हों। यदि इनको मान ले, यदि ध्यान दे इधर, यदि E1 प्लस E2 बराबर E इक्वेशन, क्या, यदि E1 प्लस E2 बराबर E इक्वेशन और R1 प्लस R2 बराबर R इक्वेशन हो, तो क्या हो जाएगा, I बराबर E इक्वेशन बराबर R प्लस R इक्वेशन हो जाएगा। ये लीजिए मेरा बेटा, और ये इसका सूत्र तो ये था, 2 से लगे हुए हो, 3 लगे हुए हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, 3 लगे हुए हों तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 बटा R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, ये समारेगा क्योंकि तीनों के लिए बाह्य प्रतिरोध तो एक ही आएगा, तीनों के लिए बाह्य प्रतिरोध तो एक ही आएगा, तो ये बाह्य प्रतिरोध तो एक ही है, R प्लस R1 प्लस R2। अगर हम इनको इक्वेशन में बांटे तो E प्लस E2 बराबर E इक्वेशन, R प्लस R2 बराबर R इक्वेशन, तो I बराबर E इक्वेशन प्लस E इक्वेशन बटा R प्लस R इक्वेशन हो जाएगा। ठीक बेटा, अब देखिए इसमें क्या हो कि E1 बराबर E2 बराबर E हो, E1 बराबर E2 बराबर E हो, और R1 प्लस R2 बराबर R हो, तो सूत्र क्या हो जाएगा इसका, तो निकाल लीजिए, क्या, यदि E1 बराबर E2 बराबर E हो, मतलब दोनों का टर्मिनल वोल्ट तो विद्युत वाहक बल वो समान हो, R1 बराबर R2 बराबर R हो, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए तो क्या हो जाएगा,
I बराबर E प्लस E बटा R प्लस R, तो I बराबर ये जाएगा 2E और ये जाएगा R प्लस 2R हो जाएगा, ये लीजिए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।